Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is economic reforms since 1991 or new economic policy. Okay, so today we will discuss our elements of new economic policy, and we have already discussed about the industrial sector reforms. Okay, so today we will discuss about the financial sector reforms, fiscal reforms, and external sector reforms. Clear? So this is our lecture number 2. So let's start. Yes students, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एक्चुअली हम लोगों ने जो स्टडी किया है पहले, हम लोग स्टडी कर चुके हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने एक प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास क्या है, 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के. फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन. एंड लिबरलाइजेशन मैंने आपको बताया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, तो हमने इसमें इसको डिटेल में स्टडी किया था लिबरलाइजेशन के अंदर. देन हमने उसके बाद जो स्टडी किया वो हमने किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास 4 रिफॉर्म्स मैंने आपको बताए: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, fiscal reforms, and external sector reforms. Okay, and we have already discussed about the industrial sector reforms, जिसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी इस इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में: abolition of the industrial licensing, contraction of public sector, de-reservation of production areas, expansion of production capacity, and freedom to import capital goods. ठीक है, इसमें जो हमने जो पीछे 1991 से पहले जो भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जितने भी हमारी ड्रॉबैक्स थी, उसकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी, उन सबको हमने माइंड में रखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने 1991 में जो भी रिफॉर्म्स किए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो हमने स्टडी किए. जैसे हमने देखा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी, उसको अब जो हर एक कोई भी इंडस्ट्री है उसको अपने को ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, उसको अबॉलिश कर दिया गया. देन हमने देखा कि जो पब्लिक सेक्टर था 1991 से पहले ऑलमोस्ट जो आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किसके अंडर था, पब्लिक सेक्टर के अंडर था. लेकिन अब उसकी कॉन्ट्रैक्शन कर दी गई थी, अब जो है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, यानी अब जो है पब्लिक सेक्टर से हटाकर वो किसको दे दिया गया था, प्राइवेट को. ओके, फिर हमने देखा डी रिजर्वेशन पड़ी थी. जैसे हमने देखा कि था कि 1991 से पहले क्या था कि जो कई ऐसी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज, जिसको कुछ प्रोडक्ट के लिए उनको रिजर्व कर दिया गया था कि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ यही इंडस्ट्री बनाएंगी और दूसरी इंडस्ट्रीज नहीं बना सकती. तो अब जो है ना उसको डी रिजर्वेशन कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी रिजर्व नहीं किया गया किसी के लिए भी कि एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो अगर ये गुड बनाती है तो कोई और इंडस्ट्री नहीं बनाएगी, ऐसा नहीं है. अब 1991 के रिफॉर्म्स में कोई भी इंडस्ट्री जो भी वो चाहे, किसी जिस भी प्रोडक्ट को चाहे उसी प्रोडक्ट को वो क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है. क्लियर. फिर हमने देखा था एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी देखी थी हमने, ठीक है, कि किस तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दिया गया. कि पहले क्या होता था कि आपको लिमिट होती थी कि आप सिर्फ इतनी ही प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसमें लाइसेंस मिलता था. लेकिन अगर आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करनी होती थी, एक्सपेंड करना होता था, तो आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए न्यू लाइसेंस जो है वो आपको लेना पड़ता था. लेकिन अब जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी को के लिए अब किसी भी तरीके की कोई भी लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है. अगर आप जितना चाहे उतना अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकते हो. और उसके बाद लास्ट जो हमने उसमें देखा था इंपोर्ट, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, क्योंकि हमने ये देखा था कि कई गुड्स ऐसी हैं जो कैपिटल गुड्स है, सिर्फ अब कुछ एक ही गुड्स ऐसी थी जिनको आप क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे. ठीक है, कुछ ही गुड्स को आप इंपोर्ट कर सकते थे, जिसमें और मतलब कि वो गुड्स जो कि आप अपनी कंट्री के अंदर जो है जिनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, उन कैपिटल गुड्स को आप इंपोर्ट कर सकते थे. लेकिन अब क्या है, अब आपको बिल्कुल फ्री कर दिया गया 1991 के अंदर. अब हम जो भी चाहें, कोई भी जो भी कैपिटल गुड हम बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं. क्लियर.
अब जो है टुडे वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारे पास जो रिफॉर्म्स किसके रिलेटेड, किसके रिगार्डिंग रिफॉर्म किए गए, फाइनेंस के रिगार्डिंग, यानी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स किए गए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और यहाँ पर हमें पता है कि फाइनेंशियल जो सेक्टर होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं इंक्लूड, जैसे हमारे बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं। ठीक है, सबको पता है एक बैंकिंग है जिसमें जहां से हम लोग फाइनेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं। और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी होते हैं जहां से हम लोग फाइनेंस जो है, फाइनेंस वाली सर्विस ले सकते हैं। दूसरे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है जिसमें सिक्योरिटीज के अंदर जो है ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और थर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है जिसमें फॉरेन करेंसी से के रिगार्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एन फॉर एन इकोनॉमी। एक जो फाइनेंशियल सेक्टर होता है वो हर एक इकोनॉमी का एक बैकबोन होती है। क्योंकि क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी इकोनॉमी कब ग्रो करती है, जब वहां पर आप क्या करो, वहां पर नई नई इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करो। वो इंडस्ट्री कैसे स्टैब्लिश होंगी, जब फाइनेंस होगा, जब कैपिटल का यूज होगा। ठीक है, जब फाइनेंस का यूज करोगे, फाइनेंस जब, अगर आपको फाइनेंस ही प्रोवाइड ना कराया जाए, अगर आपको फाइनेंस की कैबिलिटी, आपके पास क्या हो, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है आपको, तो वहां पर इंडस्ट्री भी क्या होंगी, स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। और जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं होगी तो वो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किसी भी इकोनॉमी को हम ग्रो कर ही नहीं सकते। और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, फाइनेंस जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या होती है, एक इकोनॉमी की बैकबोन होती है। सो लिबर्टी इज ऑल्सो प्रोवाइड टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को जो है ना क्या करवाना, लिबर्टी प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी था। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर को लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर ही इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी जाती हैं, अगर उनके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस रखी जाए फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज पर, तो क्या होगा, वो कैसे ग्रो करेंगी। आपको हर चीज में कहा गया है, आपका कोटा फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, आपको हर जगह पे आपको ड्यूटीज लगती हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं। और कई बार ऐसे होती हैं, अगर फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो तो उनको फाइनेंस जो है वो नहीं मिलेगा इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट होगी। तो लिबर्टी बहुत जरूरी है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को के लिए। अंडर द लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को क्या करवाई गई, उनको लिबर्टी दी गई, उनको काफी कुछ जो है चीजें से उनको हटाया गया, उनके ऊपर से बैरियर हटाए गए। सो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर हमने अभी बताया कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सेकंड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड थर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, तीनों अभी मैंने बता दिया और आपको पता भी है क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इन सब का बहुत अच्छे से आपको नॉलेज भी है इन तीनों चीजों की, ये कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास बच्चे क्या है कि इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। सबको पता है इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रेगुलेट भी किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, यहाँ पर अगर हम बात करें दो जगह पे, एक तो प्रायर टू 1991 एंड आफ्टर 1991 या इन 1991। प्रायर 1991 क्या था, आपके पास जो आरबीआई थी ना वो एक रेगुलेटर का, एक कंट्रोलर का काम करती थी, जबकि इन 1991 या आफ्टर 1991 ये एक फैसिलिटेटर का काम करने लगी। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटेटर बन गई। तो मींस कि प्रायर टू लिबरलाइजेशन या प्रायर टू 1991, बिफोर लिबरलाइजेशन आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि फुली कंट्रोल आरबीआई का होता था। इसके अंदर अब मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते थे वो आरबीआई के द्वारा बनाए जाएंगे। उसके बाद मान लो अगर कमर्शियल बैंक है जो उनको आगे लोन प्रोवाइड कराते हैं वो, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी कौन फिक्स करता था, आरबीआई फिक्स
फिक्स करती थी कि आप जो है इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है आगे लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सारा का सारे जो डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते थे? आरबीआई के द्वारा। ओके, सो आरबीआई प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उनको रेगुलेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी आरबीआई। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन। और जितने ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे इनको किसी भी तरीके का कोई भी डिसीजन फ्रीली लेने का कोई भी राइट नहीं था। क्लियर? तो ये बहुत बड़ी ये क्या थी, ये जो था ना ये बहुत बड़ा ना बड़ी प्रॉब्लम थी किस चीज के अंदर कि किस तरीके से जो है फाइनेंशियल जो है वो इजिली प्रोवाइड हो जाए इंडस्ट्रीज को और वो क्या कर सके, वो अपने को ग्रो कर सके। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो आरबीआई के अंडर ही आरबीआई ही सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, उसके परमिशन के बिना कोई भी जो इंडस्ट्री है वो कुछ भी खुद से डिसीजन नहीं ले सकती थी। ठीक है, बट आफ्टर लिबरलाइजेशन, now after liberalization the control of RBI is restricted। अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया कंट्रोल, यानी कि अब ये नहीं है कि अब बिल्कुल खत्म कर दिया कि आरबीआई का कंट्रोल है ही नहीं। नहीं, कंट्रोल है पर एक लिमिट तक, एक लिमिट तक है। ठीक है, कंट्रोल। तो वहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन जो थी आरबीआई की उसको कंट्रोल किया गया, उसकी एक लिमिट बना दी गई। नाउ आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट्स द मार्केट फोर्सेस। अब केवल आरबीआई का काम क्या था, जो मार्केट फोर्स, क्योंकि अब मार्केट फोर्स चल गई कि मार्केट में फ्री फोर्स चलनी है डिमांड एंड सप्लाई की, तो वहां पे वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम आरबीआई का है। अच्छा, सेकंड जो मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट जो था पहले आरबीआई फिक्स करती थी। ठीक है, अब आरबीआई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं करती है, लेकिन एक चीज है आरबीआई ये जरूर कर देती है कि मान लो आरबीआई ने कहा कि आप जो है नियर मतलब मैक्सिमम जो है ना 10% तक क्या कर सकते हो, 10% तक इंटरेस्ट रख सकते हो। तो अब वो कहती है कि वो आपकी मर्जी है, आप इससे नीचे क्या आप रखना चाहते हो इंटरेस्ट रेट, इससे नीचे इंटरेस्ट रेट क्या रख सकते हो। ठीक है, तो 10% से मतलब अब एक लिबरल हो गए ना, कमर्शियल बैंक लिबरल हो गए कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रखे, लेकिन हाँ एक लिमिट बना दी कि आप इससे ऊपर नहीं जाओगे। तो फिक्स किसने किया? वैसे तो कौन है, कमर्शियल बैंक कर रहे हैं, लेकिन एक लिमिट जो है वो किसने कर दी? आरबीआई ने। तो फिक्स कौन कर रहा है? कमर्शियल बैंक। तो ये जो है एक लिबर्टी जो है लिबरलाइजेशन के दौरान दे दी गई इनको, कमर्शियल बैंक्स को। ओके, सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर फ्री टू डिसाइड, क्या फ्री डिसाइड करने के लिए, क्या इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए। अब वो फ्री थे कि वो जितना अपनी मर्जी से चाहे इंटरेस्ट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी जो लिमिट है वो आरबीआई फिक्स कर देती है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। ओके, सो ऑल दिस लीड टू एमर्जेंस द प्राइवेट बैंक्स। अब क्या हुआ, जब पहले तो क्या था, जब पहले इतनी ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते थे, सब कुछ डिसीजन कोई प्राइवेट बैंक नहीं ले सकते थे, तो बैंक प्राइवेट बैंक जो थे ना वो एमर्ज भी नहीं होते थे। वो मतलब उनमें क्योंकि वो एनकरेज नहीं होते थे ना इस चीज के लिए, क्योंकि सब बहुत ज्यादा कंट्रोल होता था हर चीज का। अब क्या हुआ, अब ये कंट्रोल हटा दिए गए, तो प्राइवेट बैंक जो थे वो अब क्या हो गए, एमर्ज होने लगे। ठीक है, जब ज्यादा से ज्यादा जो है प्राइवेट बैंक एमर्ज हुए। सो इट अलाउज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो अब जो है इट अलाउज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब क्या हुआ बच्चे, एक और चीज, एक और बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे ज्यादा से ज्यादा ये बताया कि जो प्राइवेट बैंक जो है वो एमर्ज हुए, तो अब जो लिबरलाइजेशन ने साथ ही साथ उनको क्या अलाउ किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे उनको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी अलाउ किया। यानी जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अब बाहर के इन्वेस्टर्स जो थे वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने लगे। सो कॉन्सिक्वेंट अपॉन दिस चेंजेस, financial sector in India has shown a multi-dimensional growth and is playing a significant role in the growth and development of the economy. Clear? Up next is fiscal reforms. अब फिजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? यस, फिजिकल सबको पता है, मैक्रो के अंदर अगर मैक्रो अच्छे से अपने स्टडी की है तो आपको पता होगा फिजिकल्स क्या होते हैं। फिजिकल किस में लेते हैं? फिजिकल को कहाँ लेते हैं? फिजिकल्स
जिस इसमें क्या आता है, जो गवर्नमेंट के इनकम है, हाँ, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वहां पर वो फिस्कल में आते हैं। तो फिस्कल रिफॉर्म यानी कि वहां पर भी कौन कौन से सुधार, कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं। सो फिस्कल रिफॉर्म्स, fiscal reform means reforms related to the income and the expenses of the government। जो किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो लिबरलाइजेशन इंक्लूड सम टैक्स रिफॉर्म्स, क्योंकि देखो आपको पता है कि इनकम ज्यादातर गवर्नमेंट को कहाँ से आती है, टैक्सेस से आती है ना गवर्नमेंट को इनकम ऑलमोस्ट। ठीक है, हमने पढ़े थे कि इनकम में एक तो हमने पढ़ी थी टैक्स रिसीप्ट्स है, नॉन टैक्स रिसीप्ट्स है ना, जो ज्यादातर जो है टैक्स से आते हैं गवर्नमेंट को रिवेन्यूज। ठीक है, एक्सपेंसेस जो वो तो खर्चे हैं, जितने मर्जी एक्सपेंडिचर कर ले। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात क्या होती है कि लिबरलाइजेशन इंक्लूड सम टैक्स रिफॉर्म, कुछ टैक्सेस के अंदर सुधार किए गए। क्योंकि क्या था, ये कहते हैं कि 1991 से पहले जो गवर्नमेंट की टैक्स की जो उनकी पॉलिसीज होती थी टैक्स लेने की, तो वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि जो पब्लिक होती थी ना वो बचती थी टैक्स देने से। ठीक है, वो बहुत ज्यादा बचती थी कि कैसे बचा जाए। तो इस वो मतलब कि टैक्स, और या फिर कह सकते हो आप एक तरीके से कि टैक्स की चोरी किया करते थे लोग। लेकिन अब क्या होने लगा, जब से मतलब इन 1991 इतना उसके अंदर इतने ज्यादा रिफॉर्म्स, इतने ज्यादा चेंज किया गया कि अब जो टैक्सेस हैं वो इतने सिंपल हो गए हैं कि अब लोग जो है टैक्स पे करने लगे हैं। ठीक है, अब लोग टैक्स पे करते हैं और गवर्नमेंट के पास भी रिवेन्यू आते हैं। और ये करने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि क्या था उस टाइम पर, जब 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी हुई हुई थी। लोग, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इतने थे, इनकम थी नहीं। एक्सपेंडिचर दुनिया जहाँ के थे, बोरोइंग्स इतनी थी, इतना ज्यादा वो डेट में फंसा हुआ था, दबा हुआ था कि उसके पास पे करने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। सो लिबरलाइजेशन इंक्लूड सम टैक्स रिफॉर्म्स which help in increasing the tax revenues of the government. Okay, so broadly taxes are classified as, yes, you know that, classified as direct taxes and indirect taxes. Okay, direct taxes कौन से होते हैं, वो टैक्स जिस पर लगाया जाए वही उसे पे करेगा, जिसके ऊपर बर्डन है उस टैक्स का वही उसको पे करेगा, वो उसे शिफ्ट नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, तो ये वो टैक्स हैं जो जिस पर लगाए जाते हैं वही उसे पे करेगा। सो द टैक्सेस हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड इनटू द अनदर पर्सन। ठीक है, दूसरे के ऊपर इसे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो लगाए किसी पर, पे किसी ने किए। जैसे गवर्नमेंट है, लगाती प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स है, ठीक है, उसके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर गुड्स के ऊपर लगाती है। अब प्रोड्यूसर क्या होते हैं, आगे होलसेलर पे गए, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने आगे शॉपकीपर पे डाल दिया, शॉपकीपर ने आगे एट दी एंड कंज्यूमर पे डाल दिया। तो वो टैक्स किसके ऊपर लग गए, कंज्यूमर के ऊपर। सो लगाए किस पे थे, प्रोड्यूसर पे, लगे किस पर, कंज्यूमर पे। तो इनडायरेक्ट वे से वो किसने पे किए, कंज्यूमर ने। ठीक है, सो ये जैसे आजकल जैसे हमारा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो हमारे सेल्स टैक्स हैं। सो वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सो द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड on one another. Okay, so indirect taxes आप बता दिए, फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी बताया, वन हु पेज सच अ टैक्स। एग्जांपल जैसे अभी आपको बताया, मैंने एग्जांपल भी दे दिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट है प्रायर टू लिबरलाइजेशन, यस, prior to liberalization. Before liberalization, the tax structure is very कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड होता था ये, जिससे कि लोग जो है बचते थे इस तरह के टैक्सेस से पे करने से। ओके, बट क्या हुआ, ऑल दिस लीड टू इवेशन ऑफ टैक्सेस, जिसकी वजह से क्या होता था, टैक्स की चोरी किया करते थे लोग, उससे ठीक है बचा करते थे, उसकी चोरी किया करते थे। बट नाउ after liberalization,
नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सिंप्लीफाइड। अब जो है टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। ऑल दिस लीड टू इंक्रीज द टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। इसकी वजह से क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट की जो टैक्स रिवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो गए हैं। इतना सिंपल कर दिया गया है इसको कि अब हर कोई जो है पब्लिक जो है वो टैक्सेस को इजिली पे कर रही है, और पे करने से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के रिवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर? So next is next is external sector reforms. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर क्या हो गया हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सटर्नल सेक्टर क्या हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें क्या क्या सुधार किए गए 1991 के पॉलिसी के अंदर। सो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारे पास दो आते हैं, एक तो आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, एक आती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। So external sector reforms means reforms related to foreign exchange rate and foreign trade policy. Okay, so यहाँ पर दो हो गए, foreign exchange reforms and second foreign trade policy. So foreign exchange reforms यानी जिसके अंदर क्या है, जो foreign की करेंसी है, हमारे foreign currencies होती है, उसमें क्या किए गए, उसमें सुधार किए गए। अब आपको पता होगा जैसे हमने किया कि 1991 से पहले हमारी जो वो थी ना, हमारी करेंसी थी हमारी करेंसी फॉरेन करेंसी के कंपेरिजन देखे तो हमारी करेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा डिवेल्युएट हुई थी। यानी डिवेल्युएट क्या मतलब कि अब हमें जो है $1 लेने के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस था कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो उसको उन चीजों को मतलब उन चीजों में सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, सो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए, साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स किए गए कुछ। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी जहाँ पर ट्रेड के अंदर जो हम बाहर के कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, तो उस पॉलिसी में जैसे हमने देखा कि इतनी ड्यूटीज लगाई हुई थी, कहीं एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई हुई थी। तो उनके अंदर क्या किया गया, काफी सुधार किए गए ताकि जो है हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेड पॉलिसी में भी सुधार किए गए। सो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। So foreign exchange reforms were initiated in 1991. 1991 में क्या गए थे, with the devaluation of the Indian rupee against foreign currencies. So devaluation का मतलब क्या होता है, devaluation implies a fall in value of rupee vis-a-vis US dollar or British pound. ठीक है, सो implying that a US dollar or British pound can be exchanged for more rupees than before. पहले से आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है डिवेल्युएशन के अंदर $1 या £1 लेने के लिए। ओके, और implying that a US dollar or British pound can buy more goods in the Indian markets. सो यहाँ पर क्या था कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया, दीज रिफॉर्म्स आर टेकन अलोंग विद लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के साथ इसमें सुधार किए गए। दीज रिफॉर्म्स आर टेकन बिकॉज द इंडियन करेंसीज वाज डिवैल्यूएटेड। ये रिफॉर्म इसलिए लिए गए क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी क्या हो रही थी, डिवैल्यूएट हो रही थी। ठीक है, एंड इट मीन्स वी नीड टू पे मोर रुपी टू बाय $1। हमें $1 लेने के लिए क्या करना पड़ता था, हमें $1 लेने के लिए अपना जो है रुपए ज्यादा देने पड़ते थे। ओके, उसके बाद बट आफ्टर रिफॉर्म्स, जब हमने रिफॉर्म्स किए तो आफ्टर रिफॉर्म्स द एक्सचेंज वैल्यू इज डिसाइडेड। हमने एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड कर दी बाय मार्केट फोर्स। देखो पहले तो क्या था, फिक्स करना था, डिवेल्युएट कर दी भाई हमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी डिवेल्युएट करेंगे मतलब अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करते हैं तो बाहर वालों के लिए यहाँ पर से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चीप पड़ेगा। तो बाहर से वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, और हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होंगे, तो इसीलिए डिवेल्युएट किया गया। लेकिन बहुत ज्यादा डिवेल्युएट भी अगर हम अपनी करेंसी को कर देंगे तो वो भी लॉस होगा। ठीक है, तो अब उस टाइम पर डिसाइड कर देते थे, अब मार्केट फोर्स पर के उसमें कर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई चलती है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट फिक्स होता है वो एक्सचेंज रेट चलाएंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या किया गया, उसके बाद आफ्टर रिफॉर्म द एक्सचेंज वैल्यू इज डिसाइडेड, एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड की गई किसके द्वारा, इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्सेस के द्वारा इसको डिसाइड किया गया। ओके, सो फॉलोड, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है फॉलोड बाय डिवेल्युएशन 1991 the exchange value of the Indian rupee in the international money market or foreign exchange market was left to the free play of the market forces. Okay, clear? So presently exchange rate is determined by the forces of supply and demand in the international exchange market. क्या आज के टाइम पे ये ना आपने पढ़ा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, अब इस टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में जो क्या चलती है, डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्स चलती है उसके अकॉर्डिंग चलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है, अंडरवेंट अ सब्सटेंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, अंडर दिस रिफॉर्म्स आर टेकन फॉर द टैरिफ पॉलिसी। ये किसके अंडर आता है, टैरिफ पॉलिसी जो लगती थी उसमें हमने सुधार करने हैं, जो टैक्सेस लगते थे। ठीक है, अब आपको पता है कोटा पहले था, फिक्स कर दिया गया था, है ना, तो उस कोटे को अबॉलिश कर दिया गया। अब कोई भी कोटा नहीं लेगा, इंपोर्ट कोटा जो फिक्स कर दिया गया था कि आप बाहर से जो है सिर्फ इन्हीं गुड्स को मंगवा सकते हो और इतनी क्वांटिटी मंगवा सकते हो, अब वो अबॉलिश कर दिया गया। उसके साथ साथ इंपोर्ट लाइसेंसिंग इज ऑल्सो अबॉलिश। ठीक है, अब अगर कोई बाहर से मंगवाते तो लाइसेंस की जरूरत थी आपको, किसी को अगर बाहर से कोई भी कैपिटल गुड से कुछ मंगवाना है तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। जब तक उस पर लाइसेंस नहीं होता था तब तक वो बाहर से चीजों को इंपोर्ट भी नहीं कर सकता था। अब वो जो लाइसेंसिंग सिस्टम था इंपोर्ट के ऊपर, उसे भी अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट, देयर इज रिडक्शन इन द इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दी गई। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन कर दी गई, यानी कि अब आपके लिए क्या हो गया, वो सस्ता हो गया। तो बाहर से इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप रिड्यूस करोगे तो बाहर से और चीजें आप जितना चाहे मंगवा सकते हैं, नीड के अकॉर्डिंग अपने मंगवा सकते हैं, तो ये सब करा गया। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन रिमूव, एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी रिमूव कर दिया गया ताकि अब हम अपने यहाँ पर जो गुड्स बनाते हैं उनको इजिली बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे बहुत सी ये चीजें की गई जिससे कि ये बहुत से रिफॉर्म्स जो है किए गए हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर लिबरलाइजेशन में, जिसके जरिए जो है अब हम लोग जो है पहले से बेटर जो है हमारी कंडीशन हो रही है, हो गई है। हम अब एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम खड़े हो पाए हैं, कंपटीशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इन्फॉर्म्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स टुमारो वी विल डिस्कस द प्राइवेटाइजेशन। Yeah, so that's all for today. Have a good day.